टैप डाल दो, दोनों का वही इस पर ले जाओ, बात छोड़ेगा। माइक लगा लेते गो लाइव करना है ना। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं कामनी गौतम स्वागत कर रही हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेस में। सभी लोग आ जाइएगा। हेलो रूपाली साहू, आकांक्षा देवी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। मोहिनी सैनी, स्वागत है आप सभी का। और आकांक्षा कहाँ आ गई हूँ। आकांक्षा देवी जी, आप सभी आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देंगे भी और लेंगे भी, ठीक है। पहला टॉपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला टॉपिक चल रहा है आप सभी का, जिसमें मैं आपको आज कराऊंगी क्या, विकास की अवधारणा चल रही थी ना आपकी, कल पहला टॉपिक था, तो आज उसी को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। कल हमारा जो था ना विकास कंप्लीट हो गया था, जिसमें 3 अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी अवस्थाएं, एक तो बताई थी शैशव अवस्था, गर्भ अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ठीक है। उन अवस्थाओं की जो भी विशेषताएं थी वो भी मैंने आपको बताई थी। आज उसके बाद का जो होगा वो स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सुरेश जी, सौरभ और संजय, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आपको क्या लिख रहा है सामने, कि वृद्धि का अर्थ, है ना। तो वृद्धि तो आप जानते हैं, वृद्धि का संबंध किससे होता है, ग्रोथ से होता है। जो हमारी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इसका संबंध उससे होता है ना भाई। वृद्धि के बारे में आप सभी जानते हैं कि वृद्धि किससे कहते हैं। वृद्धि का संबंध होता है हमारी पर्सनैलिटी, जो कि हमें बाहरी रूप से दिखती है ना। तो देखिएगा इसमें क्या है। अच्छा, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को, स्क्रीन पर सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो देखिएगा, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे वृद्धि कहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है, उसमें भी परिवर्तन होता है। भाई यहाँ पर क्या देखा जाता है, बच्चों को लगता है कि हाँ भाई मेरे भार में वृद्धि हो रही है, मेरी हाइट बढ़ रही है। तो उसमें क्या होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, तो उसे किसके अंतर्गत रखते हैं, हम ग्रोथ के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए यही कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे वृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धि की जो आयु होती है, वृद्धि की जो मतलब कहा जाता है ना, वृद्धि कब से कब तक होती है, तो ये गर्भ अवस्था से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ, अच्छा मैं चेंज कर लूँ टाइम, चलिए देखेंगे वो सौरभ जी, बट अभी तो नहीं कर पाऊंगी मैं, यही मेरा टाइम रहा है स्टार्टिंग से। भाई आपसे पूछा जाए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो आप जानते हैं कि वृद्धि एक सीमित अवस्था तक होती है हमारी, यानी कि गर्भ अवस्था से ये प्रक्रिया आरंभ होती है और किशोर अवस्था तक चलती है। किशोर अवस्था के बाद आपकी वृद्धि नहीं हो पाती, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो पाती है। और बात करें विकास की, तो विकास आप जानते हैं यह गर्भ अवस्था से लेकर जब तक मृत्यु पर्यंत तक, जब तक कि व्यक्ति जिंदा है तब तक, ये घटते बढ़ते क्रम में, कैसा क्रम, इस तरीके का क्रम एक मिलेगा। घटते बढ़ते क्रम में क्या है भाई, विकास होता है। समझ में आया भाई सभी को। विकास और वृद्धि में अंतर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हेलो बानो, कैसे हैं आप सभी, और स्वागत है आप सभी का जो भी मेरी क्लास में जुड़े हैं। भाई यहाँ पर गुड इवनिंग। भाई
आपको समझ में आ गया ना, वृद्धि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें क्या है हमारी लंबाई चौड़ाई भार में जो हमारे परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि वृद्धि कब से कब तक होती है, तो यह गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होती है। उसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इस बात को याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे है चेंज नहीं हुआ भाई, यहाँ पर आगे देखिएगा, एक सेकंड। तो यहाँ पर वृद्धि के बाद हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही इसमें? अच्छा, इससे होगी। ओके, थैंक यू। वृद्धि और विकास की देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी भाई एग्जाम में, हम यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, हम सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इनके अंतर बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या अंतर है वृद्धि और विकास में, तो उसको भी देख लेते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाण देखिएगा, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन में देखा जाता है कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई आदि में परिवर्तन, यानी कि वृद्धि में बच्चे की लंबाई, आकार, चौड़ाई आदि में परिवर्तन मिलेगा। जबकि विकास की बात करें तो विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कि भाई बच्चे का कार्य करने की कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार आदि में सुधार, यानी कि जो विकास का संबंध हमारे मानसिकता से होता है और वृद्धि का संबंध हमारी जो शारीरिक ग्रोथ होती है उससे होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, विकास यानी कि वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण है, यानी कि वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण है। इसका क्षेत्र कैसा है, सीमित है, यानी कि गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और किशोर अवस्था पर आकर समाप्त हो जाता है। बात करें विकास की, पॉइंट सेकंड देखिएगा, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि इसका एक भाग होती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कभी मंद होता है, कभी तीव्र होता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ठीक है, विकास के बारे में समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, पॉइंट थर्ड, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपकी हाइट इतनी बड़ी तो कल को घट जाएगी, है ना। आज आप मतलब आज एक साल में आप इतने लंबाई बढ़ी, 2 साल में आप उससे और थोड़ा सा बढ़ेंगे, 3 साल में आके और बढ़ेंगे, 18 पर आकर रुक जाओगे। ठीक है, तो देखिएगा वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, किंतु यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विकास का परिवर्तन कैसे होता है, तो विकास का जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक होता है। याद रखिएगा, विकास का परिवर्तन कैसे होता है, विकास में परिवर्तन जो होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, चलिए तीसरी बार क्लियर हो गया है बानू जी। चलिए आगे देखिएगा, वृद्धि के बारे में, वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है भाई। वृद्धि को हम देखेंगे, हम अपना वेट देखते हैं, हम अपनी लंबाई को नापते हैं, तो वृद्धि को मापा जा सकता है। बात करें विकास की, तो विकास को मापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता? सिर्फ विकास को हम IQ लेवल, यदि हम किसी का जांच करना चाहते हैं तो हम उसको टेस्ट के जरिए देख सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। जैसे कि आपने CTET का एग्जाम दिया होगा, किसी की परसेंटेज बनेगी 90+, किसी का कितना बनेगा, किसी ने बोला कि मेरे 100+ है। तो ये विकास को भाई यहाँ पर विभिन्न तकनीकियों के द्वारा उसका अंकन किया जाता है, किंतु विकास को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिएगा, यह दिशाहीन होती है। भाई ये आपने देखा होगा वृद्धि में कि किसी बच्चे की हाइट 6 फुट होती है तो किसी की 5 फुट होती है, तो ये दिशा, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसकी? वृद्धि की। बात करें विकास की, तो इसकी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा मुझे। बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि किशोर अवस्था के अंतिम चरण पर आकर रुक जाती है और विकास की क्रिया जो होती है, विकास की प्रक्रिया जो चलती है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात
समाप्त नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। हेलो मनीषा, गुड इवनिंग। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास में अंतर, जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वृद्धि में क्या वृद्धि को मापा जा सकता है? यस, मापा जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि कब से कब तक होती है? गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होती है, और विकास इसकी प्रक्रिया जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो चलती रहती है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? बता दीजिएगा मुझे। और हाँ, एक क्वेश्चन जैसे कि मैं आप लोगों से ही करती हूँ कि भाई बताइए, वृद्धि के लिए कोमल जी, गुड। चलिए भाई, एक बात बताइएगा कि वृद्धि के लिए विकास अत्यंत आवश्यक है या विकास के लिए वृद्धि? मुझे बताइएगा, क्या वृद्धि के लिए विकास इम्पोर्टेंट है या विकास के लिए वृद्धि? जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर यदि आ जाए कि किसी भी व्यक्ति के लिए वृद्धि की आवश्यकता अधिक होती है या विकास की, या फिर कह सकते हैं कि विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता अधिक है या फिर वृद्धि के लिए विकास, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा मुझे। देखिए, विकास जो होता है ना संजय, वो वर्तुलाकार होता है, ठीक है। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है? घटते बढ़ते क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज सीखा उसमें कल आप उसका डबल सीखोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आज आपने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, हो सकता है कल आपसे 5 भी ना हो, है ना। तो विकास जो होता है घटते बढ़ते क्रम में होता है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलता है, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से बताइएगा। मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक है या वृद्धि के लिए विकास, तो जल्दी से बताइएगा। विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है, ये कहा है मुझे राकेश जी ने। तो भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। विकास के लिए वृद्धि जरूरी नहीं है, संजय जी कहते हैं। अभी 2 आंसर मुझे मिले हैं। राकेश जी ने कहा है कि विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है, और संजय जी ने कहा है कि विकास के लिए वृद्धि जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी मेरे लर्नर हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बताइएगा भाई, सभी बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। विकास के लिए ग्रोथ की आवश्यकता, चलिए नीतू जी ने कहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वृद्धि के लिए यदि किसी बच्चे की मान लीजिए लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। कोई बच्चा है, आपने देखे होंगे कि एक बच्चे की लंबाई 6 फीट है, ठीक है। आपने सड़कों पे कुछ पागल भी देखे होंगे जिन्हें खुद का भी होश नहीं रहता है, लेकिन कहा देखें तो उनकी यदि ग्रोथ देखें तो उनकी 5-5, 6-6 फीट के होते हैं, है ना। लेकिन उनके अंदर विकास नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नील हो जाएगा कि बच्चे में परिपक्वता नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो कहा जाता है कि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, किंतु विकास के लिए वृद्धि इतनी वैल्यू नहीं रखती है। बात करें पर्सनैलिटी की, तो दोनों का होना बेस्ट है। यदि आप एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं तो उसके साथ विकास भी होना जरूरी है, किंतु यदि सत्य मायने में देखें तो विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। वृद्धि के लिए विकास बहुत जरूरी है। स्मिता जी बिल्कुल सही कहा, है ना। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आपने सचिन तेंदुलकर को ही देखा होगा कि उनकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन यदि हम बात करें उनकी IQ लेवल की, उनकी मानसिकता की, तो आज इंडिया क्या पूरा देश विदेश सब उनको जानता है, उनकी एक पहचान है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है ना। विकास के लिए बुद्धि की, हाँ संदीप, विकास के लिए बुद्धि और वृद्धि दोनों में ही अंतर है। आपने बुद्धि लिखा है, विकास के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। भाई बुद्धि मानसिकता हमारा IQ लेवल, लेकिन हम बात करें वृद्धि यानी कि ग्रोथ, लंबाई, उसकी आवश्यकता विकास में नहीं होती, ठीक है। वृद्धि के लिए विकास जरूरी, विकास के लिए वृद्धि जरूरी है मनीषा जी। वृद्धि का मतलब क्या होता है? हमारी लंबाई से, है ना। यदि आप मान लीजिए किसी बच्चे की लंबाई 5 फीट है, 6 फीट है और उसमें विकास ना हो, तो बच्चा क्या है? बच्चा मंदबुद्धि वाला कहलाया जाएगा, जड़ बुद्धि वाला कहलाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी बच्चे की हाइट है वो 5 फीट 4 फीट इस तरह की है और उसका विकास उच्च सीमा IQ लेवल उसका 120 है, तो किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकता है, परचम लहरा सकता है। इसीलिए कहा जाता है विकास के लिए वृद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? जो भी क्लास में है एक एक पॉइंट्स को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आगे चले, चलिए
कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आज आपके लिए लिए हैं इसी से, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मनीषा, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं कि वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारी वृद्धि, हमारी ग्रोथ, हमारे क्या कहते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, पहला नाम आता है वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम एक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है तो आप भी जानते हैं भाई। देखिए, यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है ना, और उनका क्या कहते हैं उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो उसका जो असर है वो उनके बच्चों में होता है। तो आप भी जानते हैं कि आनुवांशिकता, वंशानुक्रम क्या है, जो प्रक्रिया आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और वही गुण आपके बच्चों में मिले तो वंशानुक्रम के आधार पर वृद्धि और विकास को, ये दोनों को ही प्रभावित करता है। बात करें वातावरण की, तो वातावरण का भी योगदान वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा गर्म जलवायु के जो बच्चे होते हैं, गर्म जलवायु में यहाँ पर भी गर्म जलवायु, जैसे कि हमारे भारत है, भारत में यदि 3 से 4 घंटे लगातार गर्मियों में काम करें तो बच्चों को थकान महसूस होने लगती है। लेकिन आप ठंडे जलवायु के बच्चों को देखें तो वो प्रॉपर 8 से 10 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनको थकान की आवश्यकता नहीं होती। यह डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु पर। ठीक है, तो जैसी जलवायु होगी, जैसा वातावरण होगा, वैसे ही बच्चे की वृद्धि होगी और उसके विकास को भी प्रभावित करेगा। आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी अधिकांश लोग हैं उनकी हाइट 5, 5.5, ज़्यादा 6 फीट होती है। लेकिन आप बाहर देखो तो आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में देखो तो 6-6 फीट के ही आपको अधिकतर मिलते हैं। तो ये सारा ये वातावरण पर डिपेंड करता है। जैसा वातावरण होगा वैसे ही वृद्धि और विकास होगा। ठीक है, आगे चलें। क्लियर हुआ? मेरा नाम क्या है? सौरभ। अच्छा, मेरा नाम नहीं पता आपको? भाई ये तो गलत बात है। कामिनी। ठीक है, आगे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। तो बुद्धि का भी वृद्धि और विकास ये बहुत प्रभावित करता है। बुद्धि की हम बात करें, बुद्धि को भी समझ लीजिएगा। यदि कोई बच्चा जन्म के समय स्वस्थ है, ठीक है, और वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से खान पीन कर रहा है, तो बच्चा कहा जाता है कि आगे चलकर उसका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है ना। और मान लीजिए कोई बच्चा जन्म के समय ही बीमार हो जाता है, आए दिन उसे बुखार, कभी क्या कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसका इफेक्ट उसकी बुद्धि पर भी पड़ता है ना। उसकी जो विकास होता है ना वो बहुत मंद हो जाता है। इसीलिए आपका बुद्धि हुआ, वातावरण हुआ, वंशानुक्रम हुआ, यह वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लिंग भी आपका वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये भी आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। देखा होगा आपने। चलिए, सरकारी में लेट हूँ। अच्छा रागिनी, देखिएगा अभी स्टार्ट किया है, कुछ थोड़ा बहुत ही निकला है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें, भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, देखिए बॉयज़ की जो आवाज़ होती है, उनका मूँछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ये सारा कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों पर डिपेंड करता है। जैसे कि लड़कियों की आवाज़ का महीन होना, बहुत ही सॉफ्ट नेचर होना, तो ये सारा का सारा आपकी ग्रंथियाँ। बात करें पोषण, ये आपके किस तरह का आप आहार ले रहे हो। यदि आप संतुलित आहार ले रहे हो, ऐसा आहार जिसमें आपके सारे विटामिन, आपको सारा का सारा देखिएगा, हरी सब्जियां ले रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो, तो उसका भी असर आपके वृद्धि और विकास पर पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता में भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए, संदीप ने कहा है कि मैम जी मेरे पापा की हाइट 6 फीट है और मेरी 6 फीट 2 इंच, इसी को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके वंशानुक्रम पे गई ना, 1-2 इंच का अंतर चलता है आपस में। ये जो आपका जो हाइट के बारे में आप बता रहे हो वो प्रभाव पड़ा है आपका वंशानुक्रम, क्योंकि आपके फादर्स की लंबाई अच्छी है तो उसी के आधार पर आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रजाति, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये किसको किसको प्रभावित करते हैं? वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं।
ठीक है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा मैम यूपी टेट कब तक करा रहे हैं? देखिएगा सौरभ जी, यूपी टेट की अभी चिंता ना करें, और हाँ इतना है कि आपका बहुत जल्द हो जाएगा। मार्च अप्रैल लास्ट आपका मई है, मई से पहले आपका यूपी टेट होना है, तो उसके लिए आपकी तैयारी भी तो अच्छी होनी चाहिए भाई। यूपी टेट अभी से करा देंगे तो तैयारी कैसे करेंगे आप लोग? जो भी टाइम मिल रहा है ना आपका, उसमें आप तैयारी करो, बेस्ट तैयारी, ठीक है। तो उसमें आप इतनी जल्दबाजी मत करो। यूपी टेट पता है आपको, सीटेट एग्जाम में कम से कम 6 महीने पहले हम जागरूक हो जाते हैं कि पहले फॉर्म फिल किया जाता है, 5 से 6 महीने आपको अच्छी से तैयारी करने के लिए मिलते हैं। लेकिन यूपी टेट की बात करें तो 1 महीने के अंदर आपके फॉर्म भी फिल हो जाएंगे, साथ के साथ एग्जाम भी हो जाएगा। तो बच्चे जो भी तैयारी करने का मौका मिल रहा है वो यही है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करो। लाइव क्लास कितने बजे चालू होती है? देखिए मेरे अशोक जी क्लास चालू होती है 4 PM पर होती है, ठीक है, 4 PM पर क्लास होती है मेरी। आगे देखिएगा, अब विकास की अवधारणा, उसका अधिगम से क्या संबंध है भैया? अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है कि आपका सीखना, किस गति से आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो अधिगम देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। क्या है भाई? दिल। क्यों है भाई? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के बिना सब कुछ क्या है? शून्य है ना। यदि हमने कुछ सीखा नहीं लाइफ में, अपने आप को किसी काबिल नहीं बनाया, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है लाइफ में, और लाइफ जो होती है वो कैसी हो जाती है? स्वादहीन, रंगहीन हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का दिल है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है भाई? सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया मानी है जो जीवन भर चलती रहती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, और या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कि भाई व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। कोई कहता है व्यवहार जो हमारा अधिगम है वो जन्मजात अर्जित किया जाता है, कोई कहता है वातावरण के द्वारा किया जाता है। तो ये सब, इन सबको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं हम अधिगम की। तो अधिगम के द्वारा क्या होता है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिएगा जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। ऐसा नहीं है कि भैया जन्म के 2-3 माह बाद या फिर क्या कहते हैं 1 साल बाद सीखना प्रारंभ करता हो, बिल्कुल भी नहीं। जन्म के होते ही बच्चा क्या है? सीखना प्रारंभ कर देता है। कैसे? तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। भाई मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है, सभी बच्चे जन्म के समय रोते हैं ना, सभी लोग रोते हैं, सारे के सारे बच्चे। अब बच्चे को आपने देखा होगा, जब बच्चे को फीड कराया जाता है, बच्चे को दूध वगैरह पिलाया जाता है, तो बच्चे को कोई भी नहीं सिखाता कि दूध कैसे पीते हैं। लेकिन बच्चे को जैसे ही बच्चा रोया, उसको फीड कराया, तो बच्चा क्या है? वो शांत हो जाता है। तो यह भी एक अधिगम हुआ, उसने सीखा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। स्टार्टिंग में वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सीखने में तीव्रता पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्लियर हो रहा है भाई? बता दीजिएगा समझ में आ रहा है सभी को। निशु आगे देखिए, सीखना अर्थात अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन करना। बिल्कुल भाई, जब हम सीखते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अनुभव के अनुसार सीखते हैं, तो अपने फ्यूचर को सोचकर आप लोग भी सीटेट का एग्जाम दिया है, अभी यूपी टेट भी आप देंगे, सुपर टेट भी आप देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना फ्यूचर, भविष्य बनाना है। तो भविष्य को बनाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिएगा, क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट्स क्लियर हो रहा है सभी का? बता दीजिएगा। चलिए क्लियर है, कृष्णा जी ने कहा है, तो आगे देखते हैं। फिर आगे, व्यक्ति के जन्म के बाद से सीखना प्रारंभ कर लेता है। बिल्कुल, इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि बच्चा जन्म के बाद ही भाई बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अधिगम एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन है ना। अधिगम कैसा परिवर्तन है भाई? मानसिक, क्योंकि इसमें हमारी मानसिकता दिखाई देती है, हमारे मतलब किस तरीके से कितनी
आसानी से, कितनी अच्छे से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना उसमें तर्क लगाते हैं, ये सब हमारे मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। क्लियर हो रहा है आप सभी का। अधिगम कैसी प्रक्रिया है भैया? अधिगम जीवन भर चलने वाली है भैया, कभी नहीं रुकेगी। आप सोचे ना कि नहीं, वो आपके सामने 90 वर्ष का, 90 साल का कोई बुर्ज यानी कि बुढ़े बाबा भी आ जाएं और बोले कि बेटा मुझे मोबाइल सीखना है, तो कम से कम आप उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कॉल रिसीव ऐसे करते हैं, कॉल को कट ऐसे किया जाता है, वो सीख सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना, वो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, समाप्त नहीं होती। अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी एक मतलब कहते हैं ना, एक तथ्य है कि परिवर्तन तो होना ही है। यदि आपने कुछ सीखा है तो उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होना बिल्कुल निश्चित है। तो 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं, आप कवर कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप सभी से। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिएगा, कुछ डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं भैया, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी को ये नहीं है यहाँ पे डेफिनेशन से बच के बिल्कुल भी नहीं जाओगे। यूपी टेट दे रहे हो आप, सी टेट नहीं दे रहे। सी टेट तो आप पेडागोजी बेस पे क्लियर कर लेते हैं। सी टेट यूपी टेट की अपेक्षा बहुत इजी है। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, थोड़ा सा भी अपनी मानसिकता के आधार पर क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उसके भाव को पढ़ लिए, तो आप सी टेट को क्रॉस कर लोगे। बात करें यूपी टेट की, तो वहाँ पर यूपी टेट में भैया आपका इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। डेफिनेशन आपको हजारों मिलेंगी, साथ के साथ सिद्धांत आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कोई भी पेडागोजी लॉजिक नहीं लगा पाएंगे आप। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अधिगम होता रहता है संदीप। जो हमारा सीखना है ना, वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सीखते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, काफी बार आई हुई है। ज्ञान, आदतों एवं कौशलों का अर्जन करना ही अधिगम है। क्या कहा है भाई? ज्ञान को, आदतों को एवं कौशल को अर्जन करना ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये। बात करें स्किनर की, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन की, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। किसने कहा है भाई? स्किनर ने कहा है। ये डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में हर बार आई है, और वही डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए ली है। अभी आपका टेस्ट होने वाला है, कोई भी नहीं जाएगा जिसने मेरी कल क्लास ली है और आज भी क्लास ली है ना, आज भी क्लास ली है, उसके लिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। क्योंकि सीखना तभी अच्छा लगता है जब हमें लगे कि हाँ जो हमने सीखा है वो हमें याद है, और मुझे भी तभी अच्छा लगेगा, तभी आगे बढ़ूंगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या आप उसे सीख पा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास। अच्छा, अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है संदीप जी। इसमें आप इतनी इमोजी जो आपने भैया रिएक्ट किया है वो अच्छा नहीं किया। अच्छी लगती तो हैप्पी होना चाहिए। बुडवर्थ के अनुसार देखिएगा, अरे भाई क्या हुआ? हाँ, बुडवर्थ के अनुसार बुडवर्थ ने क्या कहा है देखिएगा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। जो भी हम अपने समाज से, जो भी हम अपने आसपास के वातावरण से नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करते हैं, उस प्रक्रिया को अधिगम माना है। किसने? भाई बुडवर्थ ने माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बात करें गिलफर्ड की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन की, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। और इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ, जो भी डेफिनेशन मैंने बताई है उसके अलावा एक भी डेफिनेशन आ जाए तो आप बोल देना कि मैम आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी और ये आ गई। मैंने अब तक जो आपके एग्जाम में डेफिनेशन आई है वो ही सारी मैंने आप लोगों के लिए ली है, और इनमें से याद कर लो, इनके अलावा कोई भी डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो गिलफर्ड के अनुसार क्या कहा है भाई? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और गेट्स ने क्या माना है? गेट्स ने थोड़ा सा अंतर किया है गिलफर्ड की डेफिनेशन में कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण। देखिएगा, इन्होंने बोला है परिवर्तन लाना, और गेट्स का मानना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। तो ये मानना है किसका? गेट्स का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बताई हैं, इन 5-6 डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका भाई 1 नंबर तो पक्का मिलेगा इनमें से। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हट गई हूँ रागिनी, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें।
क्लियर है यहाँ पर? बता दीजिएगा मुझे भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला चैप्टर है और मैंने आपसे बार बार कहा है कि इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, तो आप थोड़ा सीरियस होके पढ़ें अभी से। मतलब सीरियस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हंसना भूलना सब भूल जाएं, ऐसा नहीं, हंसते हंसते पढ़ना है। सीरियस सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर होना है, ठीक है? थोड़ी गंभीरता लें, आपको यूपी टेट में पास होना है तो, ठीक है? सी टेट इसके आगे बहुत ईजी है, लेकिन यूपी टेट मैं ये नहीं कहूँगी कि टफ है, जो पढ़ेंगे नहीं उनके लिए टफ है पक्का। चलिए, अच्छा सब याद है मैडम, चलिए बहुत अच्छी बात है सोनिया जी, याद भी होना चाहिए और ऐसा ही होना है। चलिए आगे देखिएगा, विकास का अधिगम से संबंध क्या है भाई? भाई विकास ऐसा विकास जो निरंतर चलता है, और अधिगम यानी कि सीखने से क्या संबंध है भाई? तो देखते हैं, विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, विकासात्मक इसमें शामिल है। भाई कहा जाता है कि एक के बिना एक अधूरा है, एक के बिना एक अधूरा है, इसीलिए सभी का होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी क्या है तो मैं आपको बताऊं, शारीरिक विकास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। यदि एक बच्चा स्वस्थ है, यदि एक बच्चा अपनी हाइट मतलब एज के अकॉर्डिंग वो अच्छे से कर पा रहा है, यदि मान लीजिए एक साल का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा चलने भी लग गया है, साथ के साथ बोलने भी लग गया है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो कहा जाता है कि उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे को संवेगों में बच्चों को अपने संवेगों में क्या है कंट्रोल करना और उनको किस तरीके से प्रदर्शित करना है ये भी बहुत अच्छे से आएगा। संवेगों को प्रदर्शित अच्छे से करेगा तो उसका संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक स्तर भी अच्छा होगा, उसका भाषात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए ये एक के बिना दूसरा अधूरा माना गया है और आपस में इनकी अंतःक्रिया होती है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक विकास इनमें शामिल किए गए हैं, ठीक है? आगे देखो, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाती है, व्यवहार के लिए उसको प्रेरित करती है, नैतिकता उसके अंदर लाती है। देखिएगा, बच्चा ने क्या है, विकास और अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती है, जो बच्चे को सामाजिकता, व्यवहारिकता, नैतिकता का ज्ञान प्रदान कराने में उसकी सहायता करती है, ठीक है भाई? समझ रहे हो या नहीं? आपस में गॉसिप चल रही है, बस बता दीजिएगा मुझे, है ना? क्लियर हो रहा है? बता दीजिएगा, ठाकुर, मनीषा जो भी है यहाँ पर। आगे देखो भाई, अर्थ निकालना। यदि आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई इसके आप अपने भाव निकालो, आप अर्थ कैसे निकालोगे किसी भी क्वेश्चन का? अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू माने गए हैं। तो ये सारे के सारे विकास और अधिगम का संबंध जो आपको दर्शाया गया है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, इन सब के होने पर ही किसी बच्चे का IQ लेवल हम अच्छे से जांच सकते हैं, हम उसकी पहचान कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कोई बच्चा फ्यूचर में क्या बन सकता है। तो आराम से मजे मजे में पढ़ते जाओ, इतनी गॉसिप मत करो, फोकस करो अपने पढ़ाई पर भाई, अपनी पढ़ाई पर, ठीक है निशु? चलो बहुत अच्छे, शाबाश, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब है आपका टेस्ट, अलर्ट हो जाइएगा, फालतू के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, जो भी मेरी क्लास में है और सभी को जवाब देना है, ठीक है? संजय, सोनिया, दीक्षा, निशु, जो भी लक्ष्मी, भाई जो भी मेरी क्लास में है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, हलवा क्वेश्चन, तो हलवा खाइएगा और अच्छे से आंसर दीजिएगा। तैयार हैं? स्टार्ट करूं? कुछ क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो तैयार किए जाएं आप लोगों के लिए। स्टार्ट करूं? चलिए, बहुत बढ़िया मैम जी, सब क्लियर है, आपके पढ़ाने का तरीका करते। अच्छा जहर, चलिए जहर आप दिखाई देगा संदीप कि आप कितने जहर के उससे मुझे आंसर देते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है भाई? बताइएगा। अजीत गुज्जर जी, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिस्प्ले पे क्लियर है भाई, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? बता दीजिएगा, दिख रहा है? चलिए, जब किशोर में किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है?
जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे भाई क्या कहा जाता है? जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर आप लोगों के आने लगे हैं। सतीश जी ने मुझे बी आंसर दिया है, संजय सी, दीक्षा डी, राकेश सी, रायन वो थर्ड आंसर यानी कि सी और डी आंसर दो आपके मिले। इंदुबाला जी नमस्कार। तो देखिए राइट आंसर की मैं आपको बात करूं, मैं राइट आंसर सामाजिक विकास मुझे मिला है। संदीप, ये जहर नहीं है आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जब कोई किशोर 13 से 18 वर्ष तक की आयु वाला बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो किसी भी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेता है, यानी कि वो स्वयं अपने आप में निर्णय लेता है, तो वहां पर निर्णय लेने की क्षमता विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है? भैया इसे भाषाई विकास नहीं कहते, मनोगत्यात्मक विकास नहीं कहते, सामाजिक विकास नहीं कहते, इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास वह विकास जिसमें आप संज्ञान के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं, अपना तर्क लगाते हैं, अपना चिंतन करते हैं और उसके आधार पे अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। मनीषा, संदीप, सी नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने और जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं भाई? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, समावेशन। तो जल्दी से कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब जल्दी से मुझे दीजिएगा। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? वृद्धि, विकास, संस्कृति या समावेशन। जल्दी से बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर देखिएगा मुझे मिला है ब्रिज विशाल जी ने सेकंड आंसर दिया है। सेकंड शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब। किसी को कोई भी डाउट नहीं भाई। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर, यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं। अब कहा जाएगा संदीप जहर है आपका आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने, एक शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? यानी कि उसे कब एहसास होता है कि भाई वो डर भी रहा है, ठीक है, जरा जरा सी बातें वो क्रोध भी प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? थोड़ी स्लाइड छोटी है, स्लाइड पे मत जाइएगा, टाइम नहीं मिल पाया था। कल से आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी, है ना। जो आपको लग रहा है कि मैडम ने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी स्लाइड दी हैं, सिर्फ मैंने आज आपका रिविज़न कराया, रिविज़न के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। भाई यहाँ पे देखिएगा ए आंसर मुझे मिला है आपका 6 माह। बाकी और लोग मैं जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर आप लोगों का मेरे सामने आ रहा है। चलिए देखते हैं, बी आंसर भी आया है, सी आंसर भी आया है। चलिए मैंने क्वेश्चन क्या किया है भाई, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है, ठीक है। यानी कि बच्चा क्रोध भी प्रकट कर रहा है, जरा सी डांट पे रोने भी लग रहा है। तो एक तो 6 माह दिया है, ठीक है, एक 1.5 वर्ष दिया है, एक 2 वर्ष दिया है। तो 6 माह के शिशु में आप देखिएगा, 6 माह का शिशु की हम बात करें तो 6 माह के शिशु में भाई जो हमारे संवेग होते हैं, आपने देखा होगा संवेग गिने चुने होते हैं भाई उनके लिए, रोना, हंसना, सोना,
पीना खाना इन्हीं पर निर्भर होता है शिशु। तो भाई जिन्होंने भी डी आंसर लगाया है बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। 2 वर्ष बहुत हो जाता है, बात करें 1.5 वर्ष भी गलत है, ठीक है। अब ए और बी इन दोनों में युद्ध होना चाहिए, है ना। MP चले, चेंज मत करो। जिन्होंने भी ए और बी बताया है उनके लिए मैं बता रही हूँ राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई क्या MP तो बिल्कुल भाई जो भी है मुझे नहीं पता आप लोगों के आंसर। एक कुछ ने बोला है 6 माह और कुछ लोगों ने बोला है 1 वर्ष। तो संवेगों का विकास जो होने लगता है, देखिए चरम सीमा पे नहीं पूछा है, पूछा है विकास होने लगता है, तो उसके लिए 6 माह क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। बताइएगा सही आंसर होना चाहिए, गलत होना चाहिए। 6 माह गलत आंसर होगा। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन 100% सही जवाब है 1 वर्ष। 1 वर्ष की आयु में आते आते बच्चा अपने संवेगों में विकास करने लगता है। बच्चा भाई बच्चे को किसी ने डांट दी तो बच्चे को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इसने मुझे तीखी आवाज में डांटा है, तो बच्चा रोने लगेगा। बच्चे को यदि आप प्यार से दुलारेंगे तो बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। साथ के साथ बच्चे से किसी चीज को आपने छीन लिया ना, यदि बच्चे से किसी चीज़ को आपने छीन लिया तो उसकी आंखों से गंगा जमुना सारी बहने लगेगी। इसीलिए राइट आंसर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर भाई, जिन्होंने भी 1 वर्ष लगाया है बिल्कुल सही जवाब है। ओके क्लियर हो गया होगा, सभी का समझ में आ गया होगा। निशु जो 6 वर्ष जिन्होंने भी लगाया 6 माह में बच्चे के संवेग इतने परिपक्व नहीं होते। बच्चे को डांट, बच्चे को तीखी आवाज़, चिल्लाना, ये बच्चे को नहीं समझ पाता, बच्चा शांत है ना। लेकिन 1 वर्ष का होते होते बच्चे को बहुत सारे उसके मतलब जानकारी हो जाती है कि तेज आवाज़ में बोल दिया तो मुझे डांट लग रही है, थोड़ा प्यार से बोला तो मुझे प्यार किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन एक कथन सही नहीं है। भाई पूछा है कौन सा एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि सामाजिक विकास, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चल रहा है, ठीक है। तुमको देखिए थर्ड ऑप्शन सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। और फोर्थ आंसर कहता है कि एक निश्चित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। रागिनी 6 माह में जो होता है ना, बच्चा पूर्ण रूप से अपने संवेगों को प्रदर्शित नहीं कर पाता। किसी किसी बुक में 6 माह दिया हुआ है, लेकिन आप सही देखेंगे सही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा डी आंसर भी मुझे मिला है, नीतू सिंह जी ने, बी आंसर रागिनी ने मुझे दिया है। इसके अलावा 4 का डी आंसर संजय जी ने मुझे दिया है। अरे भैया मैंने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या सोचकर आप लोग डी आंसर दे रहे हो संजय। तो देखिए राइट आंसर की हम बात करें तो 6 माह ही होगा। नहीं देखिए संदीप, मैं भी आपको क्लियर करा दूंगी 6 माह नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका 1 यानी कि 1 वर्ष होगा। वो मैं कल की क्लास में जब थ्योरी पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की उसकी बात करें 4 की। तो जिन्होंने भी भैया सेकंड आंसर को लगाया ना, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। भैया समाज को नहीं माना गया, किसको माना गया है, परिवार को माना गया है ना। सभी को पता होगा हमारा जो परिवार है वो प्रथम पाठशाला है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छे से आप सभी ने जवाब दिया। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा कृष्णकांत जी। यहाँ पर क्या पूछा है, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। बिल्कुल होता है भैया। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ चारों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन गलत पूछा है। तो समाज को प्रथम पाठशाला के रूप में नहीं माना, द्वितीय पाठशाला के रूप में माना है। तो यहाँ पर प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है 5 है। गर्भ अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी पूछ लिया है भाई, सही नहीं है।
यह अवस्था 9 माह 280 दिन की होती है, कल मैंने कराया था आपको। यह अवस्था गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था होती है। गर्भ अवस्था में विकास की गति मंद होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। तो जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गर्भ अवस्था के दौरान मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, जल्दी से बताइएगा। सारिका प्लीज आंसर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपने मुझे आंसर दिया है भाई, यहाँ पर 5th का सी आंसर मुझे मिल रहा है। बहुत बढ़िया जवाब जिन्होंने भी सी आंसर दिया है। क्या है भाई, देखो गर्भ अवस्था 9 माह तक के लिए होती है, बिल्कुल, जिसमें 280 दिन माने जाते हैं, उनको काउंट किया जाए। यदि हम बात करें यह अवस्था गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक होती है, बिल्कुल 9 माह तक है। 9 माह के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है तो शैशव अवस्था में चेंज हो जाता है। बात करें कि गर्भ अवस्था में विकास की गति मंद नहीं होती, बहुत तीव्र होती है, यानी कि विकास सबसे अधिक होता है गर्भ अवस्था में। और शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो रॉन्ग है, जो सही नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब सभी ने बहुत अच्छे से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भ अवस्था से लेकर जीवन प्रयत्न एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ेगा। गैसेल, हरलॉक, पियाजे, सुकरात। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया आंसर मुझे दिया है भाई, किन्होंने, विजयी भव क्लासेस, हरलॉक मिला है मुझे आपकी तरफ से आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे मिला है भाई आंसर, बी ऑप्शन भी मिला है, ए आंसर भी मिला है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये जो डेफिनेशन दी है वो बिना किसी डाउट के बी ऑप्शन 100% बिल्कुल सही जवाब है। हरलॉक का मानना है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भ अवस्था से लेकर जीवन प्रयत्न एक क्रम में चलती रहती है और तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। बी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नीतू सिंह जी बहुत अच्छे से जवाब दिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। प्याजे ने नहीं कहा है भाई, प्याजे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अंजलि जी बहुत बढ़िया, हरलॉक सही आंसर है। जल्दी से दीजिएगा जवाब मुझे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? तो सतीश जी ने मुझे आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि किशोर अवस्था। बाकी आप सभी जो भी आंसर देना चाहें दे सकते हैं। प्रियंका जी आंसर मिला है ए आंसर, ए आंसर। चलिए तो देखिएगा भाई यहाँ पे रागिनी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ आंसर आप लोगों के मिलने लगे हैं, शाबाश जी, आंसर भी मुझे मिला है। तो देखिए बात करें कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क यानी कि अपने समान आयु के बच्चों के साथ हम उनके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर देखिएगा, डी आंसर भी नहीं होगा, सेकंड आंसर भी नहीं होगा और थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है किशोर अवस्था, बिल्कुल सही जवाब है संदीप। ए आंसर 100% बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। ए आंसर बिल्कुल सही। अपने साथी हम उम्र के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। तो निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं माना जा सकता है। फर्स्ट, सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सेकंड, व्यवहार का अध्ययन सीखना है।
थर्ड, अनअधिगम, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। फोर्थ, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करें और बताते जाएं मुझे क्वेश्चन नंबर 8, साथ के साथ क्वेश्चन भी डालें जिससे कि पता चल जाए भाई कि कौन कौन सही आंसर दे रहा है। संदीप जी ने ए आंसर मुझे दिया है, बाकी और लोग भाई नहीं माना जा सकता, नहीं को भी ध्यान में रख लेना, कभी अपने कुछ और ही आंसर दे रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए आंसर मुझे मिला है। फोर्थ आंसर मिला है मुझे, देखिएगा रिति भाई आंसर नाम ऊपर चला गया है आपका। देख हुसैन जी ने भी आंसर मुझे दिया है। और यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ तो आप लोग भाई ए बी सी डी कर रहे हैं। डी आंसर संदीप जी ने मुझे दिया है। चलिए, मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। चलिए, तो देखिए सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप हमें घटित होती है। बिल्कुल, यदि हम अनुभव किसी भी, जब कुछ हम सीख रहे हैं और अपने अनुभव अपने तर्क वहां पे लगाएंगे तो वो उससे हमें उसका रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सत्य है। अब बात करें व्यवहार का अध्ययन सीखना है, चलिए इसको अभी हम रख लेते हैं। अनअधिगम भी सीखने का किस्सा है। बिल्कुल, अनअधिगम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप सीख रहे हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आपने उस टॉपिक को 2 दिन के लिए बंद कर दिया और दोबारा आप देखें तो आपको आधा अधूरा ज्ञान, भाई हम थोड़ा सा याद रह गया, सब कुछ भूल गया। यानी कि वहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आप सीख रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप निश्चित रूप से नहीं सीख पा रहे हो, थोड़ा बहुत ही ज्ञान आपको मिल पा रहा है, तो अनअधिगम। और ये भी बिल्कुल सत्य है। लास्ट की लाइन देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता बनाए रखता है। बिल्कुल, ये डी ऑप्शन भी सही है भाई। आपके व्यवहार में मध्यस्थता आपके व्यवहार को ऐसा नहीं कि डगमगा रहा है, जितना आपको सीख रहा है, जितना आप सीख रहे हैं उसमें आप संतुलित हैं, लेकिन आगे की ओर बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित भी करता है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया हो भाई सही जवाब है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में रूपांतरण करना अधिगम होता है। व्यवहार का अध्ययन नहीं करना, भाई व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। क्या पूछा है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, परिवर्तन करना सीखना होता है, अध्ययन नहीं किया जाता है इस पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। सी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से दीजिएगा मुझे। भाई क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो 9 का आंसर मुझे मिला है ए, ये दिया है मुझे भाई। देखिए राइट आंसर ए मिल रहा है भाई, मैं भी आ गई हूँ। चलिए शीला कुमारी जी जल्दी से आंसर दे दीजिएगा मुझे। ए आंसर आप सभी का मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया आंसर। देखिएगा मनजोत जी ने भी ये आंसर दिया है, शाबाश, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बौद्धिक विकास, अवधारणा जिसमें हम अपने तर्क लगाते हैं, तथ्यों को रखते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि बौद्धिक विकास में आईक्यू के आधार पे हम अपने किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं डल रहा है इसलिए दिक्कत होती है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कैसा हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। थर्ड, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य
पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, या फिर डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। भाई आपके आंसर मिलने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर मुझे मिल रहा है। देखिएगा संदीप जी आंसर दीजिएगा, आंसर देखिएगा रितिमा, और यहाँ पर आंसर मिला है मुझे, सी आंसर भी मिला है मुझे, ए आंसर भी मिला है। अब इसका सही जवाब क्या होना है ये मैंने आपसे पूछा है। तो देखिएगा भाई पूछा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास। अब मैंने आपको उसमें भी बताया था, जब थ्योरी बताई थी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है ना संदीप, बिल्कुल सही जवाब है। भाई मुकेश जी, उमेश जी, जो भी मेरी क्लास में सी आंसर दे रहे हैं, एकदम करेक्ट जवाब है निशु। चलिए राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिएगा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? रीट एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपी टेट में भी पूछा गया है और आपका सी टेट में भी आया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा इस कमेंट का सही जवाब? आकांक्षा जी जल्दी से बताइएगा, आकांक्षा देवी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सभी के सामने है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? राकेश जी ने ये आंसर लगाया है, हरिओम जी ने बी आंसर, और जल्दी से संदीप जी आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो हम डी दिए हैं, मनीषा जी ने कहा है थर्ड आंसर भी मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। भाई आंसर दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी आंसर आप लोगों ने मुझे कर दिए हैं। तो ए आंसर दल समूह में रहने की अवस्था। चलिए क्लियर है, ये आंसर लगा दिया जाए क्योंकि अधिकतर जो आंसर मुझे मिल रहा है वो ए आंसर मिल रहा है। चलिए तो देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो सही आंसर कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। भाई आपने देखा होगा, अभी हम ए को छोड़ देते हैं, ठीक है। अनुकरण करने की अवस्था, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक का लिया जाता है, और इसमें क्या होता है, बच्चा माँ के करीब बहुत रहता है, अपने परिवार के करीब बहुत रहता है। तो बच्चा क्या करता है भैया, बच्चा जैसा उसको दिखाई देता है ना, सामने वाला पढ़ रहा तो पढ़ेगा। बच्चा किसी के पेरेंट्स मोबाइल में बिजी है तो बच्चा भी चाहेगा कि उसके पास भी सेल फोन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका भाई सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। बात करें प्रश्न करने की अवस्था, बिल्कुल। अब ये खेलने की अवस्था, भाई खेलने की अवस्था जो है दी है इसमें सी आंसर। प्रश्न बहुत सारे करते हैं तो भाई यहाँ पर आपका ना ये होगा, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है गलत नहीं है। बच्चे ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप भी थक जाओगे उनके आंसर देते देते। तो सी आंसर बिल्कुल पक्का है, कोई भी गलत ना बताए। बात करें खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है अपने साथी समूह के साथ रहता है भाई, है ना, साथी समूह के साथ रहता है। इसीलिए भाई यहाँ पर मनीषा बाबाई किस लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दल समूह में रहने की अवस्था को भी। देखिए आप अपने इस क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा एक बार गूगल पे, क्योंकि दल समूह में रहने की अवस्था जो बताई थी उत्तर वाले अवस्था में बताई जाती है। बात करें खेलने की अवस्था, ये भी उत्तर वाले अवस्था में आती है, किंतु कहा जाता है कि पूर्व वाले अवस्था खिलौने की आयु होती है, खिलौने की, है ना, जिसमें बच्चा सिर्फ खिलौने के साथ बिजी रहता है, वो किसी भी दल के साथ नहीं रहता है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, भाई बच्चा जो खिलौने की आयु बताए वो खिलौनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, खिलौने के बहुत करीब रहता है, खिलौने की आयु पूर्व वाला अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ही डाउट है, मैं आप सभी को बताऊं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि बी आंसर नहीं होगा। बट भाई बी आंसर सही है, सी आंसर भी सही है। खेलने की अवस्था जो होती है ना वो आपकी उत्तर वाला अवस्था होती है।
बात करें दल समूह में रहने की अवस्था, तो दल समूह में भी बच्चा उत्तर वाले अवस्था में रहता है, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है ना, आयोग ने जो आंसर माना है वो आपका कहीं कहीं पे देखिएगा दो बुक मिलेंगी आपको, दो तरह की बुक मिलेंगी, किसी में ए ऑप्शन भी दिया है, किसी में डी ऑप्शन भी दिया है, लेकिन सही जवाब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसमें। भाई आपको खेलने की अवस्था भी कहीं ना कहीं मिलेगा, देखिएगा, और आप देखेंगे तो आपको ए आंसर भी मिलेगा। दल समूह में जो बच्चा रहता है, ग्रुप में जो रहता है, वो उत्तर वाले अवस्था में रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चले हरिओम, क्लियर है? बी नहीं होगा भाई, अनुकरण करने की अब नहीं में पूछा है उसने, आप क्वेश्चन को ढंग से देखें। चलें आगे। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ देखिएगा परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, जल्दी से बता दीजिएगा। मनीषा आंसर दीजिएगा, जीत आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने, विकास का अर्थ क्या है ना? तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रीट वालों जो भी रीट का एग्जाम देने के लिए हैं उनके उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अनुकरण शेष अवस्था कब से कब तक होती है शीला जी? शेष अवस्था ना 2 वर्ष तक के लिए मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिलने लगा है मुझे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। सही आंसर की बात की जाए, रागिनी आंसर, निशु आंसर दीजिएगा। तो देखिए, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। लेकिन हम सही जवाब की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे दीजिएगा, बहुत बढ़िया जवाब जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, अभिप्रेरणा। यानी कि अभिप्रेरणा में हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से प्रभावित होते हैं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी कि विकास का ये अर्थ है। बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन को लगाया है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? भाई निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है? तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई, बताइएगा। बहुत इजी प्रश्न मैंने आप सभी के सामने रखा है, जल्दी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा हुसैन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। भाई मनीषा जी आंसर बताइएगा जल्दी से। भाई जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सभी देख लीजिएगा, और आज जो स्लाइड्स आपको मिल रही है, हालांकि कल से नहीं मिलने वाली है, जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। तो बी आंसर मुझे दिया है भाई हुसैन ने, आंसर किस क्वेश्चन का दिया है ये नहीं पता चल रहा है मुझे। और संदीप जी आंसर दीजिएगा, प्रदीप जी ने कहा है 4th ऑप्शन होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, डी ऑप्शन शीला कुमारी जी ने दिया है, मनजोत डी आंसर बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथन में विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल। विकास एक व्यक्तिगत मामला है क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, तो ये भी सही है। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब जिन्होंने भी डी आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ठीक है, 3 वर्ष की आयु में,
4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, या फिर 6 वर्ष की आयु में? तो जल्दी से मुझे बताइएगा। जो हिंदी के अक्षर होते हैं बालक किस वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है भाई, बहुत झमेला है इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से मुझे बताइएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर केवल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। संजय जी बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। शीला जी बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है और जल्दी से दीजिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। 3rd आंसर मुझे मिल रहा है इसका, ए आंसर भी मुझे मिल रहा है, 4th आंसर भी मुझे मिल रहा है। भाई यहाँ पर तो पक्का आप अपने अपने मत के अनुसार आंसर देंगे। बिल्कुल। साक्षी क्या पूछा है आपने? साक्षी जी मैंने अभी आपका कमेंट नहीं देखा, आप कुछ पूछने की बात कर रहे हैं, तो बताइएगा। 5 वर्ष। देखिए मैं आपको बता दूं, आजकल के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, कि 3 वर्ष की आयु में भी वो अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ABCD हुए या कुछ भी उनके, मतलब एक बार बोल दो ना बेटा अपना अल्फ़ाबेट सुनाना, बच्चा A पर लेकर Z पे आगे ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा। लेकिन जो आयोग के द्वारा जो सत्य क्वेश्चन का आंसर है वो मान्य है, वो है आपका 5 वर्ष की आयु में। भाई जो आयोग ने इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रखा है, ना वो 4 वर्ष है, ना वो 6 वर्ष है, ना वो 3 वर्ष है, क्योंकि आयोग का मानना है कि बच्चा 5 वर्ष की आयु में विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और वहाँ से उसको हिंदी अक्षरों की जानकारी, हिंदी अक्षरों के बारे में जानने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आयोग के द्वारा माना गया है वो 5 वर्ष है, तो हमें वो ही लगाना पड़ेगा। भाई आजकल के बच्चे 2 वर्ष के भी बड़े एक्टिव होते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो 5 बिल्कुल सही जवाब है। शीला राइट आंसर 5 ही बिल्कुल सही है, ये आपने सही बोला है। जो आयोग के द्वारा मान्य है वो 5 वर्ष है, लेकिन अब हटाना चाहिए इसको, 5 वर्ष को हटा देना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा भी बहुत अच्छे से ABCD हो, अपनी वर्णमाला हो, उनको भी बताता है। आयुषी हेलो, ठीक है, सी आंसर एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। भाई क्वेश्चन नंबर 15, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? इतना इजी क्वेश्चन है, कोई भी गलत मत करना गलती से भी, ठीक है। भाई 150 दिन, 250 दिन, 390 दिन, 460 दिन? जल्दी से बताइएगा। गर्भ में बालक को देखिए सॉरी 150, 280, 390, 460, जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अपने अपने हिसाब से उत्तर दे दिया संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आपका बस चले तो 1 साल का भी आंसर होता तो उसको भी आप लगा देते। बट जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? क्या होगा आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब। यहाँ तो आप छाप दोगे 280 दिन, यानी कि 9 माह 280 दिन, बिल्कुल बेस्ट आंसर है, बी ऑप्शन, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। चलिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है भैया? नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और सही जवाब मुझे बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट और बताइएगा सही जवाब। चलिए आंसर आपके मिलने लगे हैं, मुझे आंसर आपके मिलने लगे हैं। यहाँ पर 6 पाउंड मुझे मिला है, सेकंड आंसर भी मुझे मिला है 7 पाउंड। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, 6-7 आपके मिल रहे हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, देखो एक बात समझ लेना, यदि हम NCERT CTET लेवल को लेकर चलते हैं तो वहाँ पर CTET वालों ने माना है कि एक नवजात शिशु का भार 8 पाउंड माना है उन्होंने। लेकिन यदि हम UP TET की बात करें 7 पाउंड 3 किलो 175 ग्राम का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल नवजात, यानी कि एक ऐसा शिशु जो स्वस्थ बच्चे की कैटेगरी में आता है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 पाउंड। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है, बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया जवाब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान के अनुसार क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है?
भैया बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रदीप 7 होगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है एकदम राइट आंसर है, 7 पाउंड एकदम करेक्ट। जल्दी जल्दी से बताइएगा मुझे, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन अवस्था है? आंसर प्लीज, आंसर जल्दी से दीजिएगा। आकांक्षा देवी, अनिल, और यहाँ पर भाई जल्दी जल्दी आंसर मिलने चाहिए आप लोगों के। बी आंसर, शाबाश भाई। आप जानते हैं कि जो भी झमेले हमारी लाइफ में होते हैं ना, वो किशोर अवस्था में होते हैं। कठिन, संघर्ष, तनाव, दबाव, तूफान, ये सारे के सारे कौन से उसमें आ जाएंगे? यहाँ पर बेचारा किशोर अवस्था। किशोर क्या हुआ, उसके साथ इतनी सारे तनाव दे दिए कि वो बिल्कुल टेंशन में उसको लोग कर देते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन, किशोर अवस्था। शर्म तथा गर्भ जैसी अवस्था आ जाए, शर्म तथा गर्भ जैसी अवस्था आ जाए तो किशोर अवस्था मत लगाना, वहां पर आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? शर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में, और बात करें तनाव, तूफान और कठिन अवस्था, ये होती है आपकी किशोर अवस्था में। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे से आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, अरे पढ़ाया नहीं आपको तो एक क्वेश्चन आराम से मिल गया। देखो मैडम ने कितना गलत किया बताकर। शर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा। शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो यहाँ पर तो छाप दीजिएगा अपना आंसर, जल्दी से बता दो भैया। मैंने खुद बता दिया है कि जब बच्चे को शर्म तथा गर्भ जैसी फीलिंग होती है तो बाल अवस्था में होती है ना। तो सबको 1 नंबर फ्री में, ये लीक हो गया है पेपर, ठीक है, ये 1 नंबर लीक हो गया आप लोगों का, मैडम ने ही करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं को देख लेना, भटकना नहीं नहीं से। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब जल्दी से कर दीजिएगा। क्या होगा? शैश अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। भाई जल्दी से बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम कई बार बोल चुके हैं, अब थकान हो रही है हमें भी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आंसर मुझे मिल रहा है भी, आंसर किस तरीके से दे रहे हैं मुझे, आपके क्वेश्चन नंबर नहीं मिलते ना तो समझ में नहीं आता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है ना, बिल्कुल सही जवाब है भाई। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा बहुत जल्दी से सीखने की कोशिश करता है, जिज्ञासु प्राणी होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, बच्चा चिंतन तर्क नहीं कर पाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे से आंसर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ गए हम। बाल्यावस्था, क्वेश्चन नंबर 20। बाल्यावस्था होती है कब से कब तक? हलवा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मनीषा, शालिनी, ललिता, आयुषी, जल्दी से दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। सोनिया, बहुत बढ़िया, चिंतन प्रक्रिया, शाबाश, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं। यूपी टेट, अरे झंडे गाड़ेंगे आप सभी इसमें भी। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? कब से कब तक नहीं, कब तक होती है। तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर। रागिनी, बहुत बढ़िया जवाब है, 12 वर्ष तक होती है, हम तो छाप दिया अपना आंसर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब। भाई क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइएगा सभी। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या होगा? ज्ञान में, संवेग में, वजन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। जल्दी से आंसर भी मुझे दीजिएगा साथ के साथ। 21 का डी आंसर मुझे आप लोगों का मिल रहा है।
21 का डी आंसर मुझे आप सभी से मिल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल तो देखिएगा बिना किसी देरी के बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे से आंसर। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड का आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे, भाई जल्दी से बताइएगा। डिज राइट आंसर। समिता, स्मिता, बिल्कुल सही जवाब। शरीर के आकार में देखिएगा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ABCD 4 आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से दीजिएगा मुझे। आशीला, बहुत अच्छे से आंसर दिया है आपने। 20 सेकेंड का ए आंसर बिल्कुल सही। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब शारीरिक और गत्यात्मक वृद्धि विकास, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 23 क्वेश्चन देखिएगा, विंग वे हंट के अनुसार, विंग वे हंट के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विंग वे हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सा? शैश अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो ऐसे में कौन सा परिवर्तन जिसमें शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये सारे विकास इसमें होते हैं, कौन सी अवस्था में? तो छाप दो जल्दी से। विंग और हंट के अनुसार क्या होगा? शैश अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो जल्दी से बताइएगा 23 का सही जवाब। भाई क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं ज़्यादा मैं आप लोगों की कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी। सी आंसर इस क्वेश्चन का 100% सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन और बचेगा बस। एक 13 वर्ष का बालक, एक 13 वर्ष का बालक बात बात में बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है भाई, बस दिमाग लगाने की बात है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर मिल चुका है। तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। 13 वर्ष की बात की गई है तो बच्चा जानता है कि 13 वर्ष का बच्चा किशोर अवस्था में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका किशोर अवस्था होगा। बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन को लगाया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 है भैया यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की जिसमें वृद्धि हो और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब। भाई सभी के सभी आंसर दीजिएगा। और कल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी विकास के सिद्धांत जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए। तो आप कल भूलना मत आना। राइट आंसर 25 की बात करें तो विकासीय विधि जिसमें विकास होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और आज की क्लास को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। यही क्वेश्चंस, इस जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर था उससे इतने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 25 का ये नहीं होगा, मनोविश्लेषण विधि नहीं होगी, विकासीय विधि जिसमें विकास का संबंध होता है, विकास में वृद्धि और विकास दोनों को रखा गया है। सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मुमताज सिंह जी बहुत अच्छे से जवाब दिया है और थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली हमारे गोल्डन सर, जो कि गोल्डी नाम है उनका, गोल्डी सर की क्लास लीजिएगा। मैथ आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, कहीं भी मत जाइएगा आप सभी। और कल 10 बजे हिंदी के साथ कामनी गौतम मिलेंगी और 4 बजे भी कामनी गौतम मैडम की क्लास आपको मिलने वाली है। तो डेली आपको आना है। थैंक यू सो मच गाइस। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, जो नए आए हैं मेरे साथ फर्स्ट टाइम वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। यूपी टेट एग्जाम यहाँ से क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल सफल होंगे आप सभी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
सोच रहे थे।